अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो करेंटली हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज़ पे चल रहे हैं। जिस तरह हमने इफ़ एल्स कंडीशन से बात कर ली, लूप्स से बात कर ली, इसके अलावा ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, लेट, वेयर, कॉन्स्ट और हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर, और इससे नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम एरेज, ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रिंग्स, थोड़े एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में लूप सीखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर जिस तरह हमने लूप्स के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ की थी, इस तरह हम फंक्शन के अंदर लूप्स भी यूज़ करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें आगे आ रही हैं वो सारी की सारी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट फंक्शंस पे जंप कर जाओ, लूप्स और इफ़ एल्स आपको ना आते हो। तो खैर चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं फंक्शंस के नाम से, functions.js। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर console.log लिख लेता हूँ फंक्शंस, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ हमारी index.html के साथ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ गो लाइव, और इसको मैं कॉपी करके क्रोम में भी ओपन कर लूँगा। ठीक हो गया, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है फंक्शंस। ठीक है, राइट। अब देखो, ये जो आपके सामने मैंने console.log लिखा हुआ है ना, असल में ये भी एक फ़ंक्शन है। ठीक है, ये भी एक फ़ंक्शन है। मैं यहाँ पर इफ़ लिखता हूँ ना, इसके अंदर जो भी हम कंडीशन आती है, असल में ये भी एक फ़ंक्शन है। जहाँ पर भी आपको पैरेंथेसिस दिखेंगी वो एक फ़ंक्शन होगा। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि ये प्री डिफाइंड फ़ंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट ने इनको खुद डिफ़ाइन किया हुआ है। अब जब भी हम इफ़ का फ़ंक्शन लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि इसके अंदर कंडीशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड फ़ंक्शन है। इस तरह console.log ये एक फ़ंक्शन है। तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ये लॉग के अंदर इसको प्रिंट कर देगा। तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसलिए इस तरह हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरह से होते हैं जो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, हमें खुद लिखने पड़ते हैं। जिस तरह अगर हम दो नंबर्स को सम करने का कोई फंक्शन बनाए, वो जावास्क्रिप्ट ने हमें नहीं दिया हुआ, हमें खुद बनाना होगा। इस तरह अगर किसी को ग्रीटिंग करनी है, किसी को हेलो करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है किसी के नाम के साथ, तो वो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अपने नहीं है, हमें खुद बनाने होंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ टास्क एंड कैन बी रीयूज। अब इस लाइन में दो चीज़ें हैं। एक ये कि हमारा फंक्शन रीयूज़ हो सकता है, यानी हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म करे ना, कोई भी चीज़ कोई भी टास्क परफॉर्म करे, जिस तरह ये प्रिंटिंग का टास्क परफॉर्म कर रहा है, इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का काम कर रही है, तो वो फंक्शंस हैं। ठीक है, इफ़ के आगे जब भी हम पैरेंथेसिस यूज़ करें वो एक फ़ंक्शन है। एल्स इफ़ के आगे हम कोई पैरेंथेसिस दे रहे हैं वो एक फ़ंक्शन है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है, देखो आपको सबसे पहले ना फंक्शन कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद आपको फंक्शन का नेम। सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ग्रीटिंग्स। जैसे से कोई ये वाला फंक्शन ग्रीटिंग्स कर रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा और करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, जस्ट मैंने एक नॉर्मल सी एक मैसेज लिख दिया, console.log गुड मॉर्निंग। अब आप लोग ये सोच रहे होगे, अगर आप लोग फंक्शंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए console.log, क्योंकि लिखा रखा है हमने, लेकिन वहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको फ़ंक्शन को रन करने के लिए फ़ंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। ठीक है, फ़ंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो मैं ग्रीटिंग को यहाँ पर कॉल करूँगा, और कॉल करने का ये तरीका होता है, फ़ंक्शन का नेम आप लिखोगे और आगे आपको पैरेंथेसिस लगाने होंगे, तो तब ये फ़ंक्शन कॉल हो जाएगा। और जैसे ही ये फ़ंक्शन कॉल होगा ये डायरेक्ट जाएगा इस फ़ंक्शन के पास, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो उसको रन कर देगा। अभी आप लोग देखो यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ अभी भी स्टैटिक है। स्टैटिक से सेंस ये है कि ये हर एक बंदे को गुड मॉर्निंग बोलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ना नेम इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर कोई रैंडम नेम लिख लेता हूँ अली, और यहाँ पर मैं कॉमा डाल के नेम लिखूँगा। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग और अली लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये स्टिल स्टैटिक है, चीज़ें स्टैटिक है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। मतलब एक तो यहाँ पर अगर इसको मैं रीयूज़ करूँगा, अभी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, 2 टाइम्स मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर ये 2 टाइम्स मुझे रिज़ल्ट शो करेगा, गुड मॉर्निंग अली। तो अभी आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी कि ये वाला फंक्शन अभी तक क्या है, स्टैटिक है। इसको डायनामिक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आर्गुमेंट्स का और पैरामीटर्स का। अब यहाँ पर ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लो, एक होता है हमारे पास आर्गुमेंट्स, और सेकंड होता है हमारे पास पैरामीटर्स। ठीक है,
पैरामीटर्स वो होते हैं जो हम फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर रिसीव करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं नेम रिसीव कर रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल। बाय द वे आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और इस नेम को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग और नेम ऊपर मैंने रिसीव किया, यहाँ पर भी मैंने नेम पास कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो वो अनडिफाइंड बोलेगा कि भाई क्या है नेम, मतलब कहाँ से आ रहा है, आई मीन मुझे तो नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है। तो उसको हमें आर्गूमेंट देना होगा, ठीक है। यहाँ से हम उसको पास करना होगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे हमें यहाँ से नेम को पास करना होगा, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम मैंने अली को गुड मॉर्निंग बोला, अब मैं सेकंड टाइम चाहता हूँ कि ये ज़ैन को गुड मॉर्निंग बोल दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़ैन को गुड मॉर्निंग बोल दे। तो फर्स्ट टाइम इसने अली को गुड मॉर्निंग बोला, सेकंड टाइम इसने ज़ैन को बोल दिया। अब आप इसको बेशक 100 दफ़ा कॉपी पेस्ट करो, 100 दफ़ा डिफरेंट नाम यहाँ से आप पास करो, ये फंक्शन पैरामीटर के अंदर रिसीव करेगा वो नेम और उसको गुड मॉर्निंग बोल देगा, ठीक है। तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार फंक्शन का फ़ायदा क्या है? मतलब अभी तक हम वैसे भी कंसोल डॉट लॉग लिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो फ़ायदा अभी आपको आराम-आराम से समझ आएगा, मैं बताता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड टू नंबर्स, ठीक है। इसका मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, ऐड टू नंबर्स का एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो अगर हम पहले इसको नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं, num1 इज़ इक्वल्स टू 10 और लेट num2 इज़ इक्वल्स टू 20 और लेट आंसर इज़ इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और कंसोल डॉट लॉग आंसर। तो इसका आंसर देखना आप 30 आ गया है, ठीक है, नो डाउट 30 आ गया। अब ये सिर्फ 2 ही तो नंबर नहीं हो सकते, मैं चाहता हूँ कि एक साथ 5 पेयर्स ऐड हो रहे हों। मतलब हम यहाँ पर num3 भी डिफ़ाइन करें, num4 भी डिफ़ाइन करें, num5 भी, num6 भी, अप टू num10 भी डिफ़ाइन करें, तब ये 5 पेयर्स बनेंगे, तब इनके आंसर आ जाएंगे, राइट। एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन फिर क्या मतलब मैं वेरिएबल्स बनाते ही रहूँगा, वेरिएबल्स बनाते ही रहूँगा, ठीक है। कि मतलब हमें 5 आंसर चाहिए, प्लस करना है, मतलब 10 पेयर्स हैं, उनमें 5 को प्लस करना है आपस में। तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। अब इसका हम फ़ंक्शन बना सकते हैं। किस तरह फ़ंक्शन बनाएँगे? यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ंक्शन, ठीक है, कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद आपको फ़ंक्शन का नेम लिखना है। कुछ भी नेम लिख सकते हैं, ऐड टू नंबर्स। मैं यहाँ पर ये नेम लिखता हूँ, उसके बाद आएँगे पैरेंथेसिस और उसके बाद आएँगे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ a प्लस बी। मान लेते हैं कि हम a और b को रिसीव कर रहे हैं ऊपर पैरामीटर से, a कॉमा b। तो यहाँ पर मैं फ़ंक्शन को कॉल करूँगा ऐड टू नंबर्स को और उसके अंदर मैं 8 एंड 9 पास कर लेता हूँ, राइट। तो ऑफ कोर्स इसने मुझे 17 का आंसर दे दिया, नो डाउट। अब मुझे A1 B1 A2 B2 A3 B3 कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पैरामीटर ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ंक्शन को कॉल करते जाऊँगा, ठीक है। फ़ंक्शन को मैं मेरा मर्ज़ी जितनी दफ़ा कॉल करूँ, मैं यहाँ से 19 पास कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4 पास कर लेता हूँ, फिर मैं 5 पास कर लेता हूँ यहाँ से, सेकंड में 1, फिर मैं यहाँ पर 10 और यहाँ पर 94 पास कर लेता हूँ। तो ये देखो मुझे 5 के 5 पेयर के आंसर्स मिल गए। तो अभी आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि अगर मैं इस तरीके से चलता तो यार ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने पड़ते और उतनी ही ज़्यादा मेमोरी लगती। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि हम सिंपल फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन को जस्ट कॉल कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, छोड़ो ये फिजूल जो है ना वो थ्योरी बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ अमेज़न पे, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सॉरी इंटरनेट, ओके मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमेज़न लिखता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ऊपर देख रहे हो ना, ये नेव बार हो गया, नीचे फुटर हो गया, ठीक है। ये फुटर है, ठीक है। अब मैं ना किसी और पेज पे चलता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ से चलता हूँ सेल के ऑप्शन के ऊपर। आप ये देख रहे हो ऊपर नेव बार कॉमन है, नेव बार बिल्कुल सेम था और अगर हम नीचे फुटर को देखें फुटर भी सेम है। अब यहाँ पर कितने ही ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक है, हज़ारों पेजेस होंगे यहाँ पर, हर एक के ऊपर देखो क्लिक करते जाओ, ये सारे सारे पेजेस हैं, क्लिक करूँगा उसके ऊपर ओपन हो जाएगा। सबके ऊपर ऑलमोस्ट ज़्यादातर के ऊपर ये नेव बार और फुटर सेम रहता है। तो एक तरीका तो जो अभी तक हम एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर कर रहे थे, वो क्या था कि यार हम ना नैब बार बना रहे थे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर दोबारा से उसको रख रहे थे, अबाउट डॉट एचटीएमएल के अंदर उसको दोबारा से रख रहे थे, कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे। तो अब लेट्स से हमारे पास हज़ार जो है ना फाइल्स हैं, हज़ार पेजेस हैं। तो क्या हज़ार के अंदर बार बार नैब बार और फुटर को कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, तो ये तो मतलब फिर बिल्कुल ही सेंस ना हुई कोडिंग की, ये तो हार्ड कोड हो गया कि बार बार कोड कॉपी पेस्ट किया जा रहा है।
तो उसका तरीका ये होता है कि हम रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं कि एक फ़ंक्शन बनाते हैं, नैव बार का फ़ंक्शन वहाँ पर रख लेते हैं, फूटर का फ़ंक्शन बना के रख लेते हैं, कोई भी कंपोनेंट उसका फ़ंक्शन बना के रख लेते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होती है उसको जस्ट एक कॉल करना होता है, सिर्फ़ इस तरह कॉल करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, अगर मुझे 1000 फाइल्स के अंदर नेव बार चाहिए, तो मैं नेव बार का कोड उठा के नहीं रखूँगा। नेव बार को हम एक फ़ाइल के अंदर रख लेंगे, नेव बार को बार-बार कॉल करते जाएँगे फ़ंक्शन बना के, राइट? तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स है। अब इसकी आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हो, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम टेबल प्रिंट किया था। ठीक है, हमारे पास फंक्शंस की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। मैंने यहाँ पर सारे के सारे नोट्स में लिख रखी है यहाँ पर फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें फंक्शन ये होता है कि हम उसको वेरिएबल के साथ लिखते हैं। फिर इसके अलावा एरो फंक्शन हो सकता है जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आया था, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको एरो फंक्शन को बता देता हूँ, ठीक है। तो एरो फंक्शन क्या होता है, आपको पहले यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना पड़ता है, वेयर, लेट या कॉन्स्ट। तो मोस्टली हम कॉन्स्ट से ही करते हैं और मैं मल्टीप्लिकेशन का बनाना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका नाम रखोगे, इज इक्वल्स टू रखोगे, आगे पैरेंथेसिस, देन आगे एरो और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब ये आपके पास आ गया एरो फंक्शन। इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले फ़ायदा ज़रा समझ लो। अगर आपके पास, अच्छा ठीक है, नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो, नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। बस एरो फंक्शन जो है ना, हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करता है कि हम उसको शॉर्टली लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को हम शॉर्टली लिख सकते हैं एरो फंक्शन के साथ एक लाइन के अंदर। एक चीज़, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि एरो फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। दिस कीवर्ड क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि दिस कीवर्ड क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको कोई मतलब नहीं बनता। मुझे नहीं पता आपको आपने ऊप इससे पहले पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको अगर ऊप पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि दिस कीवर्ड हम वहाँ पर तो है एरो फंक्शन नहीं होते जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन आपने अगर ऊप पढ़ी तो आपको दिस कीवर्ड का पता होगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम एरो फंक्शंस के अंदर दिस कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। जब भी हमें दिस यूज़ करना होगा तो हम नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे, एल्स हम हर दफ़ा एरो फंक्शन ही लिखते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है। आपको यहाँ पर कॉन्स्ट या लेट या वेयर, वेयर तो हम यूज़ नहीं करते, कॉन्स्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। उसके बाद आपके फंक्शन का नेम, देन इक्वल्स, देन पैरेंथेसिस, देन एरो और देन कर्ली ब्रेसेस। सेम ही है, बस आपको पैरामीटर अब यहाँ पर रिसीव करने होंगे इसी पैरेंथेसिस के अंदर। अब पहले मैं मल्टीप्लिकेशन से जाने से पहले मैं आपको ऐड टू नंबर्स वाला एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करके बताता हूँ कि ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। इसको मैं कर लेता हूँ अभी के लिए कमेंट, और ऐड टू नंबर्स को मैं करता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ एरो फंक्शन के अंदर कॉन्स्ट लिखूँगा। ऐड टू नंबर्स तो सेम ही आएगा, नेम है उसका, उसके बाद इक्वल्स आ जाएगा और उसके बाद आगे एरो आ जाएगा, राइट। हाँ, तो अब भी इसका रिज़ल्ट सेम टू सेम आएगा। टच प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको कॉल ही नहीं किया। तो ऐड टू नंबर्स के अंदर मैं 5 और 10 पास करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 15 का, ठीक है। अब इसको हम एरो के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसको अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। 3 लाइन इसके अंदर भी आ रही हैं, 3 लाइन इसके अंदर भी आ रही हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा किस तरह से करते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड टू नंबर्स इक्वल्स टू, ये आ गया, और यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख लो कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, दैट्स इट। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपके पास एक ही लाइन है तो तब ये काम हो सकेगा। अगर आपके पास फ़ंक्शन में थोड़ी ज़्यादा लाइन है, जिस तरह अब हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे, तो तब ये काम पॉसिबल नहीं है, फिर आपको मल्टीपल लाइन्स में ही लिखना पड़ेगा। तो आप कर्ली ब्रैकेट्स को स्किप कर सकते हो और एक ही लाइन में अपना फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हो। इसको आगे हम जब मैपिंग देखेंगे और रिड्यूस फ़िल्टर देखेंगे तब आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह आप इसको एक लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन का ये हो सकता है कि मैं ना डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर नम, कोई भी नम है या उसको पास करूँगा और उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना चाहता हूँ लूप के थ्रू। तो मैं मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं 10 पास कर रहा हूँ, तो मुझे 10 का टेबल चाहिए। सॉरी, मैं मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ, मुझे टेबल प्रिंट करना है, प्रिंट टेबल, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, प्रिंट टेबल, मैं मल्टीप्लिकेशन बार बार बोल रहा हूँ। प्रिंट टेबल, टेबल प्रिंट करना है मुझे, 10 का टेबल प्रिंट करना है। तो अब क्या हो सकता है कि मैं ना यहाँ पर नम रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1 और आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो 10 का टेबल मुझे चाहिए 10 तक, ठीक है। आप 20 तक भी प्रिंट कर सकते हो, 15 तक भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और आई प्लस प्लस, और उसके बाद हमने ऑलरेडी ये लॉजिक देख रखी थी लूप्स के केस में कि हम टेबल किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखना है
और यहाँ पर आपको बैकटिक्स यूज़ करने हैं। अभी मैंने बैकटिक्स के बारे में ज़्यादा बताया नहीं, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम बैकटिक्स के साथ स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को आपस में कॉन्कैट करके लिख सकते हैं, वरना हम प्लस आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों करके बता देता हूँ। हमें यहाँ पर लिखना है एक्चुअली मुझे यहाँ पर इस तरह से चाहिए ना, मैं आपको कमेंट कर बताता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। तो मुझे इस तरह का टेबल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से करके बताता हूँ। हमारे पास है 10। अब 10 किसके अंदर आ रहा है, ऑफ कोर्स नम के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नम लिख लूँगा। उसके बाद क्या है, एक्स साइन यूज़ किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का जस्ट सिंबल के तौर पर यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर प्लस यूज़ करूँगा और स्ट्रिंग्स के अंदर मैं एक्स लिख लूँगा। उसके बाद क्या प्रिंट करना है मुझे, उसके बाद मुझे 1 प्रिंट करना है। तो अब 1 क्या है, प्लस आई, ठीक है। आई 1 है, 1 2 3 इस तरह चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस और फिर इक्वल्स है। फिर अगेन मैं स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स लिखूँगा और उसके बाद दोबारा से प्लस और आगे रिज़ल्ट है, एंड विच इज़ नम मल्टीप्लाई बाय आई, नम मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो अब ये 10 का टेबल प्रिंट करके मुझे दे देगा। ये देखो 10 का इसने टेबल प्रिंट कर दिया। अब ये काम तो हम नॉर्मल लूप से भी कर रहे थे, ठीक है, मतलब सिर्फ लूप लगा कर रहे थे। तो इसमें फ़ंक्शन का क्या भाई, फ़ंक्शन का क्या काम है? फ़ंक्शन का इतना सा काम है कि अगर हम लूप्स के थ्रू सिर्फ टेबल प्रिंट करते जाएँ ना, तो इसने यहाँ पर मैंने 9 का टेबल प्रिंट किया। मुझे अगर 8 का टेबल भी प्रिंट करना हो अलोंग विद 9, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और लूप लगाऊँगा। लेकिन फ़ंक्शन के केस में हमें एक और लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ़ंक्शन को कॉल करो। ठीक है, फ़ंक्शन को कॉल करो। यहाँ पर हमें यहाँ पर 12 का चाहिए। तो अभी आप देखना, यहाँ पर इसने 12 का भी टेबल प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि ठीक है, हम टेबल तो प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर उसकी लिमिट भी लगानी हो, जैसे मैंने यहाँ पर लेस दैन 10 लगाया है, तो मैं ना 10 का टेबल 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, 12 का टेबल मैं 11 तक प्रिंट करना चाहता हूँ या 20 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर मैं कैसे करूँगा? तो आप यहाँ से लिमिट भी पास कर दो, ठीक है, कि मुझे यहाँ पर इसको 11 तक प्रिंट करवाना है। लिमिट पास कर दो, यहाँ पर जाके आप लिमिट रिसीव करो और यहाँ पर इसको लेस देन आर इक्वल्स टू लिमिट कर दो, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। अब वो लिमिट तक चलेगा, 10 का टेबल 10 तक ही चलेगा, 12 का टेबल 11 तक चलेगा, ठीक है। और आप कहीं पर भी कुछ भी लिमिट पास कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल समझ आई होगी फंक्शंस की। बाकी हम यहाँ पर नोट्स में देख लेते हैं। एरो फंक्शन के थ्रू हमने कर लिया। पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि पैरामीटर हम यहाँ पर रिसीव करते हैं और आर्गूमेंट हम यहाँ से पास करते हैं। फिर रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, कि रिटर्न कीवर्ड में इसको मैं 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है कॉन्स्ट एट 3 नंबर्स इक्वल्स टू, और उसमें मैं ए कामा बी कामा सी ये मैं रिसीव करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर विदाउट कंसोल डॉट लॉग की आपसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, रन कर दिया। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल करूँगा एट 3 नंबर्स, तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पर कुछ भी अभी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट करवाया हुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अब रिटर्न करने का सिंपल मतलब क्या होता है, कि उसने यहाँ पर कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, कुछ भी उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह की, अब वो अपना आंसर हमें वापस कर रहा है। तो जब वापस कर रहा है तो उसको हम कहीं पर रिसीव करेंगे, हम उसको यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, कॉन्स्ट आंसर इक्वल्स टू दिस और कंसोल डॉट लॉग आंसर, ठीक है, नॉट अ नंबर। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ से कुछ पास नहीं किया हुआ, 7 8 और 9, ठीक है। तो अब मुझे आंसर मिल रहा है 24। तो रिटर्न कीवर्ड ये होता है कि जब भी हमें कुछ उस आउटपुट को आगे किसी और फंक्शन को पास करना हो, तो अब हम इस आंसर को कहीं पर भी एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं किसी और फंक्शन में, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंसोल डॉट लॉग वहीं पर कर लें तो हम मतलब मज़ीद आगे कुछ और कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते थे ना, उसके ऊपर हम वही बस कैलकुलेशन कर रहे थे, इसको प्लस कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड वगैरह कर रहे थे। तो अगर हमें रिटर्न करना है तो इसका हमें एक बेनिफिट ये भी है कि हम उसको आगे किसी और जगह परफॉर्म कर सकते हैं और कहीं सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड भी हम आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न कर ही रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद और क्या-क्या है जो बताने वाला है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का ये होता है कि आप यहाँ से कुछ पास ना करो, ठीक है, आर्गूमेंट कुछ भी पास ना करो, और पैरामीटर के अंदर ही आप वहाँ पर जो भी आप पैरामीटर रिसीव कर रहे हो उसको वैल्यू वहीं पर ही असाइन कर दो, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अब जब भी हम नए वो यूज़ करेंगे, वो ऊपर जो भी उसकी वैल्यू होगी उसी को मान के चलेगा कि गेस्ट यहाँ पर उसकी वैल्यू है।
अच्छा, अब रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं कि रेस्ट पैरामीटर्स ये होते हैं कि हमें यहाँ पर 3 डॉट सेंड करने होते हैं। अब देखो इस केस में तो मैं यहाँ पर 3 नंबर्स पास कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर मैं रैंडम नंबर कभी 4 नंबर पास कर रहा हूँ, कभी 3 पास कर रहा हूँ, कभी 2 पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके बता देता हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रेस्ट पैरामीटर्स का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हम मानते हैं कॉन्स्ट ऐड नंबर्स, सम का हम यहाँ पे बना लेते हैं, सम नहीं ऐड नंबर्स बना लेते हैं। नंबर्स इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, और यहाँ पर मैं रिसीव करता हूँ ए कामा बी, ठीक है। और इसको मैं कॉल करते टाइम क्या करूँगा, ऐड नंबर्स, और यहाँ पर मैं 7 और 8 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये उसका आंसर मुझे 15 करके रिटर्न कर देगा। अब अगली बारी मैं यहाँ पर ऐड नंबर्स करता हूँ, तो अगेन से मुझे दो ही आर्गूमेंट्स पास करने हैं, क्योंकि वो दो ही पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये भी स्टिल डायनामिक तो नहीं है, क्योंकि इससे तो हमें बाउंड कर लिया यार, आप 2 3 4 जितने आप पैरामीटर रिसीव करोगे उतने ही आपको आर्गूमेंट सेंड करने हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर 2 नंबर ऐड करवाने हैं, यहाँ पर 3 ऐड्स करवाने हैं, अगले फंक्शन में मुझे 4 ऐड करवाने हैं, तो फिर उसके लिए क्या मुझे अलग अलग फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा? नो। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पास कर सकते हैं, जैसे 3 पास करो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर उसको मैं डॉट 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 और यहाँ पर मैं नम रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ रही है पूरी की पूरी एक एरे, ठीक है। एरे क्या हो रही है, तो वो मेरे पास इस तरह से रिसीव हो रहे हैं 7 कामा 8 कामा 9, ठीक है। तो अब मैं 3 सेंड करूँगा ऊपर, वो मेरे पास इस तरह से रिसीव कर लेगा। मैं यहाँ से 2 सेंड कर रहा हूँ, वो ऊपर मेरे पास 2 रिसीव कर रहा है। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग नम के अंदर बता सकूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हम नम रिसीव कर लेते हैं, मतलब मैं नम प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो 7 8 9 की हमारे पास क्या आ गई है, एरे। अब ये कह रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी का रखा है, तो ये तो डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में प्लस कर सकते हैं। अभी तक हमने एरेज़ वाला टॉपिक किया नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने वो चीज़ बताई नहीं थी लूप्स के केस में, कि हम यहाँ पर हमारे पास 3 लूप्स एडिशनल होती हैं। यहाँ पर अच्छा वो मैंने लिखा नहीं था, 3 लूप्स एडिशनल होती हैं जावास्क्रिप्ट में, फॉर फॉर ईच, फॉर ऑफ और फॉर इन। तो उनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि एरेज़ के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म होते हैं। एरेज़ को प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो हम एरे के केस में देखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एरे का केस आ गया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना उनको आपस में प्लस करना चाहता हूँ। तो इस तरह नहीं हो सकता ए प्लस बी प्लस सी। तो एरेज़ के नंबर्स को आपस में प्लस करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, ठीक है, सम इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैं एक फॉर ऑफ लूप लगा देता हूँ। फॉर ऑफ लूप में आपको यहाँ पर एरेज़ के लेक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताऊँगा कि फॉर ऑफ लूप करती है किस तरह से। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट नम ऑफ नम्स, ठीक है, जो कि हमारे पास एरे है, और उसके बाद मैं करता हूँ सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम, ठीक है, ये जो पैरामीटर मैंने ऊपर रिसीव किया हुआ है। और अभी अगर मैं आपको नीचे कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ, नम सॉरी नम नहीं सम, जो कि सम के अंदर स्टोर हो गया ना 0, नम्स सॉरी, ये तो मैं इसको मुझे नम्स करके रिसीव करना है, वरना ये दोनों सेम हो जाएंगे, नम ऑफ नम्स। तो अब हम देखते हैं कि नम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, लेट नम, सॉरी ये यहाँ पर नम क्या कह रहा है, कंसोल डॉट लॉग उसका काम नहीं है, ठीक है। 24 और 8, अब मैं यहाँ से कुछ भी पास कर सकता हूँ। अब मैं करता हूँ ऐड नंबर्स, और लेट्स से मैं 9 7 3 9 2, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट आर्गूमेंट्स करके पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो उसका आंसर दे रहा है। इसको मैं आपको बेसिक्स थोड़ा समझा देता हूँ कि हमें यहाँ पर फॉर लूप की तरह ही काम करता है बिल्कुल। वो आइट्रेशन की तरह काम करता है, ये कि हम यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, वो इसके 1 बाय 1 करके जाके इसको एक्सेस करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको एरेस के लेक्चर में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। और ऑफ लगाना है आपको, क्योंकि ये फॉर ऑफ लूप है, यहाँ पर आपकी एरे का नाम आ जाएगा, और सम के अंदर हम बार बार ही वो नंबर ऐड करते जा रहे हैं। आप इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की तरह ये भी लिख सकते हो, सम प्लस इक्वल्स टू नम, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो आंसर सबका सेम ही आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन होते हैं। कॉल बैक फंक्शन भी मैं आपको, इसका पूरा एक अलग टॉपिक होगा, पूरी एक वीडियो होगी। कॉल बैक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे कॉल बैक हेल्प, पिरामिड ऑफ डूम, ये बहुत सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। कॉल बैक सिंपल बता देता हूँ कि फंक्शन एज ए आर्गूमेंट जाए और फंक्शन एज ए पैरामीटर रिसीव हो तो उसको हम कॉल बैक बोलते हैं।
एनोनिमस फंक्शन सेट टाइम आउट भी हम इसको आगे देखेंगे। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई फंक्शन का नाम नहीं होता, ठीक है। इफ़ी फंक्शन, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, इसको हम नॉर्मली यूज़ तो नहीं करते, लेकिन ये भी है कि आप डायरेक्ट ही यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन लिखोगे तो उसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही खुद को कॉल कर लेता है। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन है, ठीक है। अब मिनी प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, इससे पहले इफ एल्स कंडीशंस के अंदर भी, लूप्स के अंदर भी शायद हमने किया था। तो ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग इसमें देख लेना। फंक्शंस की एग्जांपल मैंने काफ़ी सारी देख ली है। बाकी हम फंक्शंस को बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करेंगे एरेज़ के साथ, जहाँ पर हम मैप कर रहे होंगे, फ़िल्टर कर रहे होंगे, कॉल बैक फंक्शंस वहाँ पर होंगे, और फंक्शंस तो हम हर जगह यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी करेंगे। तो इसको आगे आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिलती रहेगी। आई होप कि बेसिक बेसिक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।